साल था 1576 और जगह थी मेवाड़ की हल्दी घाटी। यहां भारत के दो सबसे बड़े योद्धा एक दूसरे के आमने सामने थे। एक तरफ सम्राट अकबर और दूसरी तरफ मेवाड़ के महाराणा प्रताप। ये वो जंग थी जिसे भारत के इतिहास की सबसे भयानक लड़ाइयों में से एक गिना जाता है। अब जरा सेनाओं के बीच का फर्क देखिए। एक तरफ थी अकबर की 80,000 की विशाल सेना, जिसके पास उस जमाने की आधुनिक बंदूकें और सैकड़ों हाथी थे। तो वहीं दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के पास के सिर्फ 20,000 सैनिक, जो लड़ रहे थे तलवार और भालों जैसे पारंपरिक हथियारों से। तो देखने में तो यही लगता है कि इस जंग का नतीजा क्या होगा, है ना? लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि स्रोत सामग्री के मुताबिक इतनी मुश्किलों और यहां तक कि अपने ही भाई से मिले धोखे के बावजूद इस जंग के विजेता महाराणा प्रताप थे। पर सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? इस कहानी को समझने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, 16वीं सदी के भारत में। उस वक्त अकबर के मुगल साम्राज्य का परचम लगभग पूरे भारत पर लहरा रहा था। लेकिन उस विशाल साम्राज्य के बीचों बीच मेवाड़ का एक छोटा सा राज्य था, जो अपनी आज़ादी के लिए अड़ा हुआ था। तो आखिर अकबर के लिए मेवाड़ इतना जरूरी क्यों था? देखिए, ये छोटा सा राज्य दिल्ली और गुजरात के अमीर बंदरगाहों को जोड़ने वाले एक बहुत ही अहम व्यापारिक रास्ते पे पड़ता था। और इसका मतलब सीधा सा था, मुगलों को अपने व्यापार के लिए इस रास्ते से गुजरने पर भारी टैक्स देना पड़ता था। अब अकबर की पहली कोशिश हमेशा बातचीत से हल निकालने की होती थी, जंग से नहीं। उन्होंने प्रताप के पिता राजा उदय सिंह के साथ भी एक गठबंधन बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। 1568 में मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर एक भयानक हमला हुआ, जिसने प्रताप के इरादों को और भी पक्का कर दिया। इसके बाद भी अकबर ने नए राजा यानी महाराणा प्रताप के पास एक दो नहीं बल्कि 8 बार शांति प्रस्ताव भेजे, लेकिन प्रताप ने हर बार उन्हें ठुकरा दिया। और अब जंग के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। 40,000 ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। चित्तौड़ की उस घेराबंदी में करीब करीब इतने ही लोगों की जानें गई थीं, जिसमें सैनिक भी थे और आम लोग भी। इस घटना ने प्रताप के दिलो दिमाग पर एक बहुत गहरा असर डाला था। अकबर किसी भी हाल में मेवाड़ को अपने साथ मिलाना चाहते थे। बात यहां तक पहुंच गई थी कि उन्होंने प्रताप को आधे हिंदुस्तान की पेशकश कर दी। शर्त सिर्फ एक थी, मुगल सल्तनत की हुकूमत को मानना होगा। पर प्रताप ने इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया और बस यहीं से हल्दी घाटी के युद्ध की जमीन तैयार हो गई। तो अब जब जंग होनी ही थी, तो प्रताप की तैयारी क्या थी? सच तो यह है कि वो इस दिन की तैयारी बहुत पहले से कर रहे थे। उन्हें यह अंदाजा था कि बातचीत से कोई हल नहीं निकलेगा और एक दिन युद्ध होगा ही। प्रताप की रणनीति के 3 कमाल के हिस्से थे। सबसे पहला, उन्होंने लड़ाई के लिए हल्दी घाटी के तंग दर्रे को चुना, ताकि मुगलों की भारी भरकम सेना का संख्याबल बेकार हो जाए। दूसरा, ये संकरा रास्ता ये भी पक्का करता था कि मुगल अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी अपनी भारी तोपों को मैदान तक ला ही न पाएं। और तीसरा और सबसे अहम, उन्होंने वहां की भील जनजाति के साथ गठबंधन किया, जो उस जमीन के चप्पे चप्पे से वाकिफ। ये तीसरा कदम शायद सबसे बड़ा गेम चेंजर था। देखिए, भील जनजाति के लोग उस इलाके को अपनी हथेली की तरह जानते थे। वो पहाड़ों से गुरिल्ला युद्ध लड़ने में माहिर थे और उन्होंने ऊंचाइयों से मुगल सेना पर तीरों की बारिश कर दी। इतना ही नहीं, वो ऊपर से ही जंग की हर हरकत पर नजर रखे हुए थे और इसकी खबर सीधे प्रताप तक पहुंचा रहे थे। जंग के दौरान एक वक्त ऐसा आया जब प्रताप का सामना सीधे मुगल सेनापति मानसिंह से हुआ, जो एक हाथी पर बैठा था। और यहीं से सामने आती है प्रताप के वफादार घोड़े चेतक की वो कहानी, जो मानसिंह के हाथी पर हमला करते वक्त बुरी तरह जख्मी हो गया था। जरा सोचिए, एक पैर लगभग कट चुका है और इसके बावजूद चेतक महाराणा प्रताप को लेकर वहां से 5 किलोमीटर दूर सुरक्षित जगह पर ले गया। कहा तो ये भी जाता है कि रास्ते में उसने 27 फुट चौड़ी खाई के ऊपर से छलांग लगाई थी और प्रताप को सुरक्षित पहुंचाने के ठीक बाद उसने दम तोड़ दिया। अच्छा, अब ज्यादातर इतिहास की किताबों में यही पढ़ाया जाता है कि प्रताप युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गए थे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या मैदान छोड़ने का मतलब हमेशा हार ही होता है? चलिए इस नजरिए को जरा और गहराई से देखते हैं। स्रोत का तर्क इस एक विचार पर आधारित है। वो कहते हैं कि किसी भी जंग में असली जीत तब तक नहीं मानी जाती जब तक या तो दुश्मन राजा को मार न दिया जाए या फिर उसके पूरे राज्य पर कब्जा न कर लिया जाए। तो यहां हमारे सामने 2 अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ वो पारंपरिक कहानी जो बताती है कि प्रताप हार गए क्योंकि वो मैदान से चले गए थे, लेकिन दूसरी तरफ
स्रोत का दृष्टिकोण है जो इसे एक रणनीतिक जीत कहता है। क्यों? क्योंकि न तो प्रताप कभी पकड़े गए और न ही मेवाड़ पर कभी पूरी तरह से फतह हासिल की जा सकी। और इस दूसरे नजरिए का सबसे बड़ा सबूत वो है ये नंबर 20। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अगले 20 सालों तक महाराणा प्रताप ने मेवाड़ पर अपना शासन जारी रखा। अकबर की सेनाएं कभी भी उनके राज्यों पर पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाईं। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये सब सच है तो ये कहानी ज्यादातर लोगों तक क्यों नहीं पहुंची? और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, आखिर हमारा इतिहास लिखता कौन है? देखिए, स्रोत का दावा यह है कि हमारे देश में इतिहास अक्सर इतिहासकार नहीं बल्कि सरकारें और राजनेता लिखते हैं, जो अपने अपने एजेंडे के हिसाब से कहानी को तोड़ मरोड़ देते हैं। इसका एक जीता जागता उदाहरण हमें राजस्थान की स्कूल की किताबों में देखने को मिलता है। वहां जैसे ही सरकार बदलते हैं, महाराणा प्रताप का इतिहास भी बदल दिया जाता है। एक सरकार की किताबों में वो एक महान विजेता हैं, तो दूसरी सरकार की किताबों में वो एक ऐसे राजा हैं जो जंग हारकर भाग गया था। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, अतीत के बारे में हमें जो कहानियां सुनाई जाती हैं उन पर अक्सर हमारे आज की राजनीति का असर होता है। यानी इतिहास भी अपने आप में एक जंग का मैदान बन जाता है। तो ये सब जानने के बाद आखिर में एक सवाल तो मन में उठता ही है, इतिहास की और न जाने कितनी ऐसी कहानियां हैं जो हम तक कभी पहुंची ही नहीं, और हमें जो कहानियां बताई गई हैं उन पे कितना यकीन किया जा सकता है।